गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मधुबन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से गीतिका एसएसटी की क्लास आपकी। अपन इससे पहले वाले पार्ट में हिस्ट्री पढ़ रहे थे, अभी भी वही अपना चल रहा है। फ्रांस की क्रांति के बारे में अपन पढ़ रहे थे, फर्स्ट चैप्टर अपना। तो अब उसमें महिलाओं की क्या भूमिका है इसके बारे में पढ़ते हैं। महिलाएं जो है शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में जो इतने परिवर्तन लाना चाहती थी, क्योंकि उसमें महिलाओं की भूमिका बिल्कुल ना के बराबर चल रही थी। तो इसलिए उन्होंने भी क्रांति की और सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम भी उठाने के लिए प्रेरित करेंगी। और तीसरे एस्टेट में अधिकांश महिलाएं जीवन निर्वाह के लिए भी वह काम करती थी, अपने जीवन जीने के लिए, क्योंकि उनको कर आदि से अत्यधिक जो है बोझ तले दबाया जा रहा था। पुरुष लोग जो हैं वो उनको नागरिक अधिकार प्राप्त हो चुके थे, लेकिन महिलाओं को नहीं थे। तो इसलिए वह उन्होंने आत्मनिर्भर होने के लिए अपना जीवन निर्वाह करने के लिए उन्होंने सिलाई बुनाई, कपड़े की धुलाई करती थी और बाज़ारों में फल फूल सब्जी भी बेचती थी। संपन्न घरों में वह घरेलू काम भी किया करती थी और पढ़ाई लिखाई व व्यावसायिक प्रशिक्षण में भी मौके नहीं थे उनके लिए। केवल कुलीनों की लड़कियां ही तीसरे एस्टेट के धनी परिवारों में लड़कियों को कॉन्वेंट में जाई जाती थी, पढ़ने के लिए वह जाती थी और उसके बाद में उसकी शादी भी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को पानी लाने व अपने पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन में लगकर रोटी के लिए भी लगना पड़ता था। बच्चों की देखरेख आदि भी करनी पड़ती थी और उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम होती थी, यानी कि पुरुषों को जो मजदूरी मिलती थी उसके बजाय उन लोगों को मजदूरी कम मिलती थी, पैसा जो है उन्हें कम मिला करता था। महिलाओं ने अपने हितों को हिमायत करने के लिए, उन पर चर्चा करने के लिए खुद भी राजनीतिक क्लब में शुरू कर दिया और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में रहे और उनसे सोसाइटी ऑफ रेकग्निशन एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। उसकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार भी मिले। और कैसे अधिकार? राजनीतिक अधिकार मिले, क्योंकि पुरुषों को तो क्या था, वोट देने का भी अधिकार था, लेकिन महिलाओं को अभी भी उसमें शामिल नहीं किया गया था। तो महिलाएं इस बात से निराश हुई और 1791 में संविधान में उन्होंने नागरिकों का दर्जा भी दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार के लिए, जो कि असेंबली के लिए चुने जाने वाले राजनीतिक पदों पर भी उन्होंने अपनी मांग रखी है ना। वह लोग भी चाहती थी कि हम भी राजनीति में आएं और अपने अधिकार का प्रयोग करें, यानी कि अपने मताधिकार का हम भी प्रयोग करें, तभी नई सरकार ने उन्हें हितों को प्रतिनिधित्व भी हो पाएगा। यानी कि जब नई सरकार बनेगी तो वह अपने प्रस्ताव को भी उसमें शामिल करना चाहती है। प्रारंभिक वर्षों में ही क्रांतिकारी सरकारों ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ कानून लागू भी किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया, है ना। सरकारों ने सबसे पहली जो कार्य किया वो यही किया कि जो स्कूली शिक्षा थी उसके लिए, इस शिक्षा के लिए लड़कियों को भी प्रोत्साहन मिला और लड़कियों को भी शिक्षा में आने की अनुमति प्राप्त हुई। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए भी बाध्य नहीं कर सकते थे। वह इसके लिए पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दिया गया और मर्द औरतें दोनों ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया जाता था। पहले तो ये अधिकार किसके पास था? पुरुष के पास ये अधिकार था। जो अपन ने पुरुषों के अधिकार पढ़े, वो अधिकार अपन ने भाग ग में पढ़े हैं, ये अधिकार पुरुषों के। और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के जो अधिकार थे उसमें है कि पुरुषों को ही कानूनी व्यवस्था का अधिकार था, यानी कि मताधिकार था, और कानून के द्वारा ही वह तलाक लेने की जो अर्जी है वो पुरुषों को ही थी, लेकिन अब जो थी वो दोनों को ही प्राप्त हो चुकी थी। महिलाएं भी व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, वह भी ट्रेनिंग आदि ले सकती थी इकोनॉमिक के लिए, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय भी वह
चला सकती थी। जिस प्रकार परिवार के पालन पोषण में ही उसका जो काम रहता था या उसको जो है मजदूरी कम मिलती थी, लेकिन अब मजदूरी भी बराबर मिलने लगी, उसको मताधिकार भी मिला समान वेतन का, और वह इसलिए महिलाएं संघर्ष जारी रहा। और फिर भी इस दौरान सरकार ने महिलाओं क्लब को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए कानून लागू किया कि अलग से राजनीतिक अधिकार उन्हें ना मिले। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी भी चढ़ा दी गई थी। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक दशकों तक चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत में व 20वीं सदी के प्रारंभ में ही प्राप्त हुआ। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों में वह एक प्रेरक समृद्धि के रूप में जिंदा रखा गया। सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार भी हासिल कर लिया, यानी कि इतनी लड़ाई के बावजूद वह अपने मताधिकार के लिए यानी कि उसको भी उन्होंने प्राप्त किया। इसी के अनुसार घोषणा पत्र में जो भी प्राप्त थे उनको अधिकार, औरत को जन्मना स्वतंत्र है, वह अधिकारों पे पुरुष के समान है, उनके जो अधिकार होंगे वो पुरुषों के समान ही माने जाएंगे। सभी राजनीतिक संगठनों पर पुरुष और महिलाओं को दोनों को ही अधिकार है सुरक्षित करना है। स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा व सबसे बढ़ के शोषण के प्रतिरोध का अधिकार था, यानी कि उनके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, यानी कि इन अधिकारों में से अगर कोई अधिकार का हनन हो रहा है तो वह उसके ऊपर विरुद्ध के अनुसार वह अपनी बात रख सकती है, यानी कि उसका अधिकार था यह। समृद्ध संप्रभुता के स्रोत राष्ट्र में निहित है, पुरुषों व महिलाओं के सघन व सिवाय कुछ नहीं है, यानी कि सभी जो संस्थाएं हैं वो इसी राष्ट्र में निहित है, संप्रभुता है, तो पुरुष और महिलाओं को सभी के समान अधिकार प्राप्त थे। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी महिलाएं व पुरुष नागरिकों को या तो व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधित्व के माध्यम से विधि निर्माण के दखल होना चाहिए। यह सभी के लिए समान होना चाहिए और महिलाएं और पुरुष नागरिक योग्यता व प्रतिभा के बल पर समान रूप से बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक पद पर भी हकदार बनाई जाएंगी। कोई भी महिला अपवाद नहीं है, इसे विधि सम्मत प्रक्रिया के द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तार और नज़रबंद की जा सकती है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन भी करेंगी, यानी कि उनको भी अगर वह कोई अधिकार का हनन करती हैं तो वह उसको कानून जो है सभी के लिए समान भी रहेंगे। इसी में ही आगे अपना दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। जो कि जैकोबिन शासक था, वह संविधान के आने से जो असेंबली बनी उससे पहले का शासक था। पहले लुईस 16 का था, फिर जैकोबिन का शासक था। तो अब जो है वो कैरिबियानी उपनिवेश मार्टिनिक, गॉडलोप और सेंट डोमिंग तंबाकू, नील, चीनी व कॉफ़ी जैसी वस्तुओं पर महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे, यानी कि वह उसको उगाते थे। अपरिचित एवं दूर देशों में जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी, है ना। बागानों में जो लोग थे, मजदूर थे, वहाँ पर कम थे, तो इससे यह पूरा नहीं किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में ही शुरू हुआ। दास व्यापार यानी कि लोगों को मजदूरी करने के लिए बाध्य कर दिया जाता था। तो यह दास व्यापार फ्रांसीसी वे स्थायी सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर वह हथकड़ियों व लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूस दिया करते थे, है ना, जो कि कोई ना किसी न किसी प्रकार का सिंबल दाग कर, ठीक है ना, उनके हाथ पे कोई ना कोई सिंबल दाग दिया करते थे और उसके लिए वह महासागरों में यात्रियों को मजबूर कर दिया करते थे कि वह जहाज़ों पर जाएं और बागानों को, मालिकों को वह बेच दिया करते थे। दास श्रम पे बल पर यूरोपीय बाज़ारों में चीनी, कॉफ़ी व नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ।
नील जो है वो एक प्रकार की यह खेती होती है। इसके द्वारा अगर खेती कर ली, इस फसल की अगर खेती कर ली जाए तो वह जो भूमि होती है वह बंजर हो जाती है। बौद्ध व नानिन जैसे बंदरगाह फलते फूलते व दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए थे। और 18वीं शताब्दी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान भी किए जाएं, यानी कि जो भी लोगों के अधिकार हैं वो लोगों को दिए जाएं या नहीं, परंतु दास निर्भर व्यापारियों के विरुद्ध में भय के नेशनल असेंबली में कोई भी कानून पारित नहीं किया गया। इस प्रकार का कोई भी इसमें व्यवस्था नहीं हुई। और 1794 के कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेशों ने सभी दासों को मुक्ति का भी कानून पारित कर दिया। यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा और 10 वर्ष के बाद नेपोलियन ने दास प्रथा को वापस से शुरू कर दिया। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने के लिए स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों ने ही अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कर लिया था। निग्रो अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में एक रहने वाले स्थायी लोग थे, जो कि अपमानजनक शब्द है जिसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि वहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया जाता था। दास प्रथा अभी भी प्रारंभ थी। नेक्स्ट है हमारा क्रांति और किस तरह रोजाना की जो शुरुआत ज़िंदगी थी वो किस प्रकार चल रही थी। राजनीति, लोगों को पहनावा, उनकी बोलचाल, उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकें भी बदल सकती हैं, है ना। 1789 के बाद में वर्षों में फ्रांस के पुरुष, महिलाओं व बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता व समानता के आदर्शों को रोजाना की ज़िंदगी में उतारने का भी प्रयास किया गया। जैसे अपन ने राजा लुईस 16 के बारे में पढ़ा कि उसके जो अत्याचार थे वो किस प्रकार बढ़ते जा रहे थे। उसने 3 भागों में लोगों को बांट रखा था और फिर जैमोब्लिन था, वह भी उनको अपना अधिकार जमाता था असेंबली के ऊपर। तो इस प्रकार बाद में धीरे धीरे क्रांति की शुरुआत के बाद में अब जो है वो कैसी व्यवस्था रही। बास्तिल के विश्वास में बाद में 1789 में गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री व सांस्कृतिक गतिविधियां, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था, परंतु अब अधिकारों की घोषणा पत्र में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार भी घोषित कर दिए गए। इससे कि क्या परिणाम निकले। फ्रांस में शहरों में अखबार, पर्चे, पुस्तकें, छपी हुई तस्वीरों में बाढ़ भी आ गई, जहां पर वह तेज़ी से गांव देहात तक भी जा पहुंची। फ्रांस में घट रही घटनाओं में परिवर्तनों का ब्यौरा और घटनाएं टिप्पणी भी होती। प्रेस में स्वतंत्रता का मतलब ये था कि किसी भी घटना को परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किया जा सकेगा। अखबार छपे, पत्र पत्रिकाएं छपी, नाटक में भी लोगों का रुझान बढ़ा और प्रिंटर के माध्यम से भी लोगों को एक दूसरे के पक्ष और विपक्ष रखने की भी सहायता हुई। सहमत कराने की और भी कोशिश की गई। जुलूस व असंख्य लोग भी जाने लगे। स्वतंत्र व न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पंडितपूर्ण लेखक को समझने व उससे जुड़ने का भी लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना या तो मुट्ठी भर शिक्षकों के लिए ही संभव था। उस समय तो बहुत कम थे जो लोग पढ़ भी पाते थे, क्योंकि शिक्षा का अधिकार सभी लोगों को प्राप्त नहीं था उस समय। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों को विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य भी बनाए और उसकी सब बागडोर जो है खानदान के लोगों के हाथ में दे दी गई। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता भी लगाता था
उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्दी ही उसने सेनाओं को भी लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 ईस्वी में वाटलर ने उसकी हार हुई और यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानून को फैलाने वाले उसको क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद ही सामने आ चुका था। स्वतंत्रता और जानवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस में निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इसके कारण सामंती व्यवस्था के नाश भी हुआ। उपनिवेश समाजों में संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना में अपने आंदोलन में दास तामुक्ति के बारे में भी विचार हुए और नई परिभाषा इसमें दी गई, यानी कि यह नेपोलियन बोनापार्ट की भी हार हुई और अब जो है वो पुराने समाज जो भी क्रांति शुरू हुई थी उसके बारे में कुछ और जो है बातें उसके अंदर जोड़ भी गई। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस उपजे विचारों में प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण हम बता सकते हैं। राजा राम मोहन राय जो थे वो यूरोप में फैल रहे विचारों को प्रभावित करने वाले में से एक थे। फ्रांसीसी क्रांति और बाद में जुलाई क्रांति में भी उन्होंने अपनी कल्पना की नई बात भी रखी थी। गर्मियों की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद में किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करती, तो वह हालांकि दुर्घटना के कारण ही इन लोगों को लंगड़ा कर जाने वाले इंग्लैंड जाते हुए कैपटाउन में वह जिद करने लगे कि क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत दिखाई जाते हैं, यानी कि उनके बारे में उन्होंने वर्णन किया था। क्वेश्चन आंसर इसके आपको सेंड कर दिए जाएंगे।